सभी का एक्सेस एकेडमी खैरतल की ऑनलाइन क्लासेस में। बेटा अपन लोग क्या डी ब्लॉक में 3D सीरीज के प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, एक बच गई थी क्या, अपन करें यौगिकों की अनुचुंबकीय प्रकृति, यानी कि जो डी ब्लॉक में एलिमेंट्स जो है 3D सीरीज के जो एलिमेंट पूरे डी ब्लॉक में कहो वो जो यौगिक बनाएंगे वो सारे कैसे होंगे, वो सामान्यतः अनुचुंबकीय प्रकृति के होंगे, पैरामैग्नेटिक इन नेचर में होते हैं वो। तो क्यों होते हैं, कोई भी कंपाउंड है पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक होगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है। अपन पिछले जो चैप्टर अपन ने किया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें अपन ने बताया कि यदि कोई भी कंपाउंड में अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो वो क्या होगा, अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा, नहीं तो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। तो अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या कहेंगे अपन लोग कि 3D श्रेणी के तत्व अनुचुंबकीय यौगिकों का निर्माण करते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब ये बात सुनो सारे बालक, क्या अपन कह रहे हैं कि कोई भी यौगिक है अगर उसमें ऐसा वाला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा, नहीं तो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। अब अपन कह रहे हैं कि ये चुंबकीय गुण क्या होते हैं, चुंबकीय गुण क्या होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती क्या है, तो एक बार सुन लो। ये चुंबकीय गुण अपन कहेंगे कोई भी पदार्थ है, ठीक है, कोई भी कण का हो जिस पर आवेश और जो गति कर रहा हो, तो उसकी गति से और आवेश से क्या हो जाता है, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अब परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, आवेश भी होता है, लगातार वो क्या करता रहता है, गति करता रहता है, तो उसकी गति से और इसके आवेश के कारण क्या हो जाता है, उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। तो अपन कहेंगे पदार्थों में चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण उत्पन्न होते हैं। अब अपन कहेंगे क्या कि जो इलेक्ट्रॉनों की जो गति है, इलेक्ट्रॉनों की गति ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। पहला कौन सा, पहला अपन बोलेंगे कक्षीय गति। ठीक है, इसको अपन लोग बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, कक्षीय गति। दूसरा अपन ने नाम दिया क्या, चक्रण गति। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन लोग स्पिन मोशन। हो गया बच्चों, स्पिन मोशन। अब भाई बात करें अपन लोग कक्षीय गति तो क्या होती है और चक्रण गति क्या होती है। तो जैसे तुम लोगों ने पढ़ा है क्या कि भाई पृथ्वी होती है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाती है, जिससे क्या होते हैं, जल्दी से बोलो, ऐसे चक्कर लगाने से, इसके चक्कर लगाने से साल बदलते हैं। ठीक है, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने से क्या बदलते हैं, दिन रात होते हैं। समझ आ रहे हो। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी अपन बोलेंगे, जैसे न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जैसे कोश है, और कोश में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस में अपन बोलेंगे कोश, देखो न्यूक्लियस तो ये रहा, कोश में इलेक्ट्रॉन कैसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो ये गति जो है वो क्या कहलाएगी, कक्षीय गति कहलाएगी। ठीक है, और इससे जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उसको किससे बताएंगे, म्यू एल से। किससे बताएंगे, म्यू एल से। ठीक है, आगे बात करते हैं। चक्रण गति क्या होती है, अपन बोला जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता लगता है, अपने अक्ष पर भी ऐसे चक्रण घूर्णन करती है, तो उसको बोलते हैं चक्रण गति। तो ऐसे अपन ने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे खुद ही रहा, इलेक्ट्रॉन ये खुद का एक्सिस हो गया, एक्सिस। ठीक है, और खुद के एक्सिस पे क्या कर रहा है, चक्रण लगा रहा है, ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो ये क्या है, इसकी चक्रण गति। और चक्रण गति से जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको बताते हैं म्यू एस से बताते हैं। ठीक है, एक बात और करो इंपॉर्टेंट, क्या कि चुंबकीय जो गुण है पदार्थों के, चुंबकीय गुण किसके रूप में बताए जाएंगे, चुंबकीय आघूर्ण के रूप में। किसके रूप में, चुंबकीय आघूर्ण के रूप में बताए जाते हैं, और चुंबकीय आघूर्ण को बताते हैं म्यू से। अब सुनो ध्यान से, अपन कहेंगे, मैंने बोला कि पदार्थों में जो चुंबकीय आघूर्ण है इनकी गति के कारण पाया जाता है। गति दो प्रकार की, कक्षीय गति से म्यू एल उत्पन्न हुआ, चक्रण गति से कौन उत्पन्न हुआ, म्यू एस उत्पन्न हुआ। ठीक हुआ, तो अपन कहें टोटल म्यू क्या होगा, म्यू एल प्लस म्यू एस, यही हुआ। तो अपन ने फॉर्मूला क्या बोला है अपन लोग कि म्यू टोटल ये बराबर होगा म्यू एल प्लस म्यू एल प्लस म्यू एस। ठीक है भाई, यही बात होनी चाहिए। तो समीकरण ध्यान से देखें कैसा ही बोला कि दो प्रकार की गति थी, तो चुंबकीय आघूर्ण दोनों से उत्पन्न, जो चुंबकीय आघूर्ण को जोड़ेंगे तो म्यू टोटल अपन को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट क्या होता है कि संक्रमण धातु आयन, कौन, संक्रमण धातु आयन में क्या होता है, जो n-1d कक्षक होते हैं, n-1d जो कक्षक है वो क्या हो जाता है, आयन बनाएंगे। तो ns में तो दो ही तो थे, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन निकाले, उसके बाद में जो ऐसे ये तो हो गया जैसे नाभिक के बाहर हो गया जैसे n-1d हो गए, और इसके बाहर कौन था, ns था, इसमें दो इलेक्ट्रॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये बताओ बाहर सतह पर आ गए, कहाँ गए, बाहर ये सतह पर आ गए।
और सतह पर आने के कारण इनकी जो कक्षीय गति से जो चुंबकीय आघूर्ण आ रहा था, कक्षीय गति में कक्ष के चारों तरफ लगाने से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा था, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अपन बोलेंगे वातावरण के प्रभाव से इनकी कक्षीय गति से चुंबकीय आघूर्ण म्यू जो है, म्यू एल बराबर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो अपन ने बोला म्यू एल बराबर क्या हो गया, 0। कैसे, वातावरण के प्रभाव से, वातावरण के प्रभाव से क्या हो गया, 0 हो गया। अब इस समीकरण में मैं बोलूं म्यू टोटल बराबर क्या था, म्यू एल प्लस म्यू एस था। अपन ने बोला वातावरण के प्रभाव से म्यू एल क्या हो गया, 0, नष्ट हो गया। तो आप क्या बोलोगे, म्यू टोटल ये बराबर क्या बचा, केवल और ओनली ऑन म्यू एस के बचा। हो गई बात है तक कि चलो क्लियर। अब मैं बोलता हूँ क्या कि किसी भी पदार्थ में मुझे अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात है, अगर किसी भी पदार्थ में मुझे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसका चुंबकीय आघूर्ण याद कर सकते हैं। उसके लिए सूत्र काम में क्या लेंगे, सूत्र क्या होगा, देखो सुनना, म्यू बराबर क्या, ये करके आए हो आप लोग, n ब्रैकेट n प्लस 2 बोर मैग्नेटोन, क्या क्या बोलता हूँ, म्यू बराबर n ब्रैकेट अंडर रूट n ब्रैकेट n प्लस 2 बोर मैग्नेटोन। और ये तो पता ही है, एक बोर मैग्नेटोन ये बराबर होता है 9.27 गुणा 10 की घात -24 एम्पियर इनटू मीटर के बराबर होता है। ठीक हुआ, ऐसे करके बात। और फिर ध्यान करो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में, तुम्हें ध्यान है नहीं, पहले मुझे बता देना कि अगर आपको किसी भी तरीके से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की सीधी संख्या मिल जाए तो आप ये मान रखना, फटाफट से बता देना। जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है तो चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू क्या होगी, 0 बोर मैग्नेटोन। 1 है तो क्या होगा 1.73, 2 है तो क्या होगा 2.82 बोर मैग्नेटोन। ध्यान आया, कुछ ध्यान आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, रुक जाओ। तो ये बात हो गई क्लियर। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इधर की तरफ, ये थोड़ा सा हटा दो, ऐसे यहाँ लेते ऊपर। देखो क्या कह रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि भाई जैसे मैंने कहा, माना मेरे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन ऐसा वाला कितना है मेरे पास, 1 है। कितना है, n बराबर मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे बोल रहे हो आप, जहाँ n बराबर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, हो गया। तो मैंने बोला यदि मेरे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 है तो चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा, 1 काट के बता रहा हूँ मैं आपको। तो कैसे, देखो अपन ने बोला म्यू बराबर अंडर रूट n का वैल्यू कितना है, 1 प्लस अपन बोला n वापस से लो, प्लस में क्या लो 2 और लगा दो बोर मैग्नेटोन। तो अपन ने देखा म्यू बराबर क्या आ गया, जल्दी बताओ भाई, 2 और 1 3 को 1 से गुणा करो 3 ही तो आएगा। और अंडर रूट 3 बराबर तो तुम पता सीधा कितना होता, बोलो 1.73। तो मैं इसका उत्तर सीधा क्या लिखने वाला हूँ, 1.73 बोर मैग्नेटोन लिखने वाला हूँ। सही है बात। अब क्या कुछ बच्चों को तो रूट निकालने आते हैं, कुछ को नहीं आते। तो अपन ने क्या किया, एक सीधा तरीका निकाला। मैंने क्या किया कि अपने फ़ोन का कैलकुलेटर लेके बैठे और अपन सारे वैल्यूज़ को पुट किया, पुट कर करके 5 तक की वैल्यूज अपन ने क्या कर ली, ज्ञात कर ली। कैसे, अब देखो इधर आओ, मैंने बोलूँगा यहाँ पे n की संख्या, यहाँ पे म्यू का मान, ठीक है, म्यू का मान। अगर मानो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, कुछ नहीं है, तो म्यू का मान भी क्या होगा, 0। ठीक है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 1 है तो म्यू का मान कितना आएगा, 1.73 बोर मैग्नेटोन। ज्ञात कर लेना, इसको लिख लेना जरूर ध्यान से, है ना। 2 अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आए आपके पास तो कितना होगा, 2.82 बोर मैग्नेटोन। 3 अगर आए तो क्या बोलोगे, 3.87 बोर मैग्नेटोन। और अगर आपके पास कितने आते हैं, आपके पास आते हैं 4, तो आप बोलोगे 4.90 बोर मैग्नेटोन। और अगर आपसे कोई पूछे 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कितने होंगे, 5.92 बोर मैग्नेटोन। बोलो क्लियर। ये वैल्यू से आप ये लिख लो ध्यान से और याद कर लो इनको। वापस से मैं बोल दूँ, रिवाइज कर दूँ क्या, अगर 0 आया तो चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा, 0 बोर मैग्नेटोन। 1 आया तो 1.73, 2 आया तो 2.82, 3 आया तो 3.87, 4 आया तो 4.90, 5 आया तो 5.92। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं आते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे। अब आगे आ जाओ, एक क्वेश्चन मैं बताऊँ इससे रिलेटेड, मैं हटा रहा हूँ इसको, है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे वो आ जाओ। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक कोई कंपाउंड है, ठीक है, मेरे पास एक कोई कंपाउंड है, फिर ऐसे सीधा क्वेश्चन ये ले लो, कैसे कि Cu+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए एवं इसके चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक है, ये सवाल आ गया आपके पास में
1 नंबर से कम का सवाल नहीं है, आधे नंबर की 2 बातें पूछ ली इसमें। तो सबसे पहले आपको बताओ जल्दी से क्या करना पड़ेगा, कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करोगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करोगे, याद करके वो सूत्र में मान रखोगे। ठीक है, तो कैसे आ जाओ मैं करता हूँ। मैंने बोला क्रोमियम बताओ जल्दी से, सॉरी कॉपर कितने नंबर पर आता है 29 पे। इसमें केस था अपवाद का, ध्यान करो मैंने बताया आपको क्या, आप बोलोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d10 4s1, यही था। और +2 बनाओगे इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से गया और एक यहाँ से गया, तो क्या बच गया बताओ जल्दी से, ये तो बच गया 9 और ये क्या बच गया 0। ठीक है, इसको भर के देखो एक बार। डी के मैंने 5 डब्बे बना दिए और एस के मैंने कितने बना दिया 1। इसमें 9 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। क्लियर? हाँ भाई क्लियर बात। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जल्दी से बोलो कितना आ रहा है 1, यानी क्या बोलोगे Cu+2 के लिए n बराबर कितना आया 1 आया। तो वापस से एक बार सूत्र तो लिखना पड़ेगा, म्यू बराबर, भाई म्यू का मान क्या होगा √n ब्रैकेट n+2 बोर मैग्नेटॉन, और आपको पता है एक बार मान रख दो फटाक से, म्यू बराबर √1 ब्रैकेट 1+2। और आपको वैसे तो पता था, इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, देख के बता सकते थे, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया है। 1 मतलब कितना आ गया 1.73 आ गया, आपने लिख दिया फटाक से कि म्यू यहाँ पे क्या आ चुका है 1.73 बोर मैग्नेटॉन आपका आ चुका है। इस तरीके से आप लोग करते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है आप मुझे बताओगे, इसका आंसर खुद निकाल के मुझे। ठीक है, तो लिख लो क्वेश्चन क्या है। अपन क्वेश्चन आ रहा है कि क्या कारण है कि स्कैंडियम के अधिकांश यौगिक क्या होते हैं, अपन बोलेंगे प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। क्या कारण है कि स्कैंडियम के अधिकांश यौगिक कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। तो आपको बताना है क्यों। ठीक है, तो क्या लगता है क्या रीजन रहा होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल +3 आपने बोला कि भाई स्कैंडियम के साथ एक लफड़ा है। लफड़ा क्या है कि ये जो है स्कैंडियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो निकटवर्ती अक्रिय गैस कौन सी, आर्गन जैसा स्थायी विन्यास धारण कर लेता है, जिसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो बताओ कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। तो आपको बनाना पड़ेगा क्या कि भाई स्कैंडियम में आपने बोला कि सामान्यतः +3 बनाता है, और +3 में आपने देखो +3 जब बनाना है तो देखो एक बार रुको, पहले स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आया 3d1 4s2, और इससे पहले की अक्रिय गैस भी लिख दो क्योंकि उसके जैसा ही तो बनना है। अक्रिय गैस कौन आ रही है, आर्गन, लिख दिया भाई मैंने। अब मैंने बोला कि इसको अगर मैं स्कैंडियम को +3 करूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन तो गए यहाँ से, यहाँ से गया, तो क्या बच गया आर्गन 3d0 4s0। बोलो क्लियर बात आई। अब भाई इसको बना के देख लो कितना डब्बों, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, कुछ यहाँ पे है ही नहीं, मसाला ही नहीं है, तो क्या डालोगे आप उसमें बताओ। यहाँ पे बोलेंगे अपन लोग क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n बराबर क्या 0 है, तो इसलिए म्यू बराबर भी क्या हो गया 0, और म्यू बराबर 0 तो यौगिक भी क्या हो गए, प्रतिचुंबकीय हो गए सारे के सारे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या सीख ले कि ये प्रॉपर्टीज इनकी कैसी क्या होती हैं। ठीक है बेटा, एक बार बंद कर दूसरा चलाएंगे करके जा।